हाय डियर स्टूडेंट्स, खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम डी व एफ ब्लॉक के तत्व के चैप्टर के आगे के पार्ट्स में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में 3 एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, Hg तीनों एलिमेंट्सों के बारे में बताया कि तीनों एलिमेंट्स संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन इनको संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं माना जाता, क्योंकि इनके आंतरिक कोश में डी ऑर्बिटल पूर्णतया भरे हुए पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर अपन 2 तत्वों की ओर चर्चा करते हैं। वो 2 तत्व, एक कॉपर और एक Ag होता है। इन दोनों तत्वों के आधार पर बोर्ड एग्जाम द्वारा जो प्रश्न क्लिक किया जाता है, वो प्रश्न किस प्रकार आता है उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो उस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न यह होता है कॉपर तथा Ag की मूल अवस्था या निम्नतम अवस्था में डी कक्षक पूर्ण होने पर भी कॉपर तथा Ag की मूल अवस्था या निम्नतम अवस्था में डी कक्षक पूर्ण होने पर भी ये दोनों तत्व संक्रमण तत्व माने जाते हैं। क्यों? स्टूडेंट्स, आपके प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कॉपर तथा Ag की मूल अवस्था, निम्नतम अवस्था में डी कक्षक पूर्ण होने पर भी ये दोनों तत्व संक्रमण तत्व माने जाते हैं। क्यों? इसके आंसर को समझने के लिए सबसे पहले अपन कॉपर तथा Ag की निम्नतम अवस्था या मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, Ag का एटॉमिक नंबर होता है 47। दोनों का में निम्नतम अवस्था या आद्य अवस्था या मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं। तो कॉपर का, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है अक्रिय गैस विन्यास आर्गन 18 3d10 4s1 होता है, और Ag का अक्रिय गैस विन्यास क्रिप्टॉन 36 4d10 5s1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, निम्नतम अवस्था या आद्य अवस्था या मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 3d10 4s1 4d10 5s1। दोनों स्टेज में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि डी ऑर्बिटल पूर्णतया क्या है? भरे हुए। डी और डी कक्षक पूर्ण होने पर भी ये तत्व क्या माने जाते हैं? संक्रमण तत्व। अगर अपन इसके एक्सटर्नल ऑर्बिटल 4s से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें आयनन ऊर्जा देने पर, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आसानी से रिमूव हो जाएगा। आयनन ऊर्जा देने पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव करेंगे तो विन्यास 3d10 4s0, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है या ऑक्सीकरण अवस्था है वो Cu+ स्टेज होगी। इसी प्रकार Ag के एक्सटर्नल ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो उस स्थिति में भी Ag की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी या प्लस होगी। अब यदि इसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बने, यदि कॉपर का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बने और Ag का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बने, तो सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा?
3d9 4s2 और इसका क्या होगा 4d9 5s2। 3d9 4s2 ये हो गया कॉपर का और Ag का सामान्य अवस्था में विन्यास। सामान्य अवस्था में विन्यास, कॉपर और Ag का सामान्य अवस्था में विन्यास। अब डियर स्टूडेंट्स, यदि इसके एक्सटर्नल ऑर्बिटल से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो इस पर जो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितनी होगी +2। और यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, जैसे इस प्रकार यहां से रिमूव हुए उसी प्रकार यहां से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो उस स्थिति में Ag पर भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी +2। यानी कि ये दोनों तत्व +1 और +2, इसी प्रकार Ag भी +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग होती है, +1 और +2 अलग अलग हो गई, तो ये इनकी कहलाती हैं डियर स्टूडेंट्स आयनिक अवस्था या आयनिक अवस्था मानी जाती हैं। अब इस आयनिक अवस्था में डियर स्टूडेंट देखिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक कैसा है पूर्ण भरा हुआ। डी कक्षक कैसा है पूर्ण भरा हुआ। तो पूर्ण भरा होने पर भी संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। लेकिन जैसे इसकी आयनिक अवस्था +2 आती है तो उस स्थिति में 3d9 का एक dz² ऑर्बिटल रिक्त माना जाता है। तो dz² रिक्त माने जाने पर कैसा हो गया डियर स्टूडेंट ये संक्रमण तत्व। और इसी के आधार पर Ag में स्थिति हो गई कि Ag +1 में है जब 4d10 पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो संक्रमण तत्व नहीं है। जबकि सामान्य अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 4d9 5s2 उस अवस्था में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 5s2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव जब हुए तो उस स्थिति में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में d ऑर्बिटल कैसा है dz² रिक्त। तो रिक्त होने के कारण क्या है संक्रमण तत्व। अब अपन को परिभाषा संक्रमण तत्व की पता है कि परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, अब ये आयनिक अवस्था हुई कि नहीं हुई +2 दोनों आयनिक अवस्था है, तो या तो उदासीन परमाणु हो या आयनिक अवस्था हो, दोनों के अंतर्गत यदि रिक्त डी कक्षक पाए जाते हो तो उस स्थिति में इन्हें क्या माना जाता है संक्रमण तत्व माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट इसी प्रकार हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न है क्रोमियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 होना चाहिए। क्रोमियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 पाया जाता है, क्यों? प्रश्न समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। क्रोमियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 पाया जाता है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्रोमियम जो एलिमेंट्स है वो 3d संक्रमण श्रेणी का तत्व है, 3d संक्रमण श्रेणी का तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर होता है जो वो 24 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन भरते हैं तो आर्गन 18 3d4 4s2 3d4 4s2। मैंने इस वाले पॉइंट को उठाया है कि 3d4 4s2 होना चाहिए, तो मैंने सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 होना चाहिए, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जैसे क्रम से स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं तो 3d4 होना चाहिए।
लेकिन इसकी व्याख्या, इस प्रश्न की व्याख्या अपन अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर करते हैं। वो अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षक, अर्धपूरित, पूर्णपूरित व रिक्त कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर करते हैं। अगर इसका सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पाया जाता है 3d4 4s2, तो डियर स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल ऑर्बिटल है 4s ऑर्बिटल, वो पूर्णतया कैसा है, भरा हुआ, केवल पूर्णतया भरा हुआ 4s2 ऑर्बिटल है। और 4s2 ऑर्बिटल जब पूर्णतया भरा है तो कैसा है, पूर्णपूरित, और पूर्णपूरित का स्थायित्व क्या हो गया, सर्वाधिक। लेकिन 3d जो 4 है उसका स्थायित्व नहीं है। उसके स्थायित्व के लिए क्या होता है कि 4s कक्षक की जो ऊर्जा होती है, 4s कक्षक की जो ऊर्जा होती है वो 3d कक्षक की तुलना में कम पाई जाती है। इसलिए ये क्रोमियम तत्व अपनी श्रेणी में अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, ध्यान देना, अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर लेता है, 3d5 4s1। तो डियर स्टूडेंट अब आपको नजर आ रहा होगा कि 4s1 भी कैसा है, अर्धपूरित, और 3d5 भी कैसा है, अर्धपूरित। तो दोनों कैसे हो गए, अर्धपूरित। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त हो गया। इसलिए क्रोमियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 की बजाय क्या पाया जाता है अपनी श्रेणी में, 3d5 4s1 अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर, इसी प्रश्न के आधार पर अगर अपन 3D संक्रमण श्रेणी में कॉपर की बात करें, 3D संक्रमण श्रेणी में कॉपर की बात करें तो Cr के स्थान पर क्या हो जाएगा, Cu, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, 3d9 4s2। लेकिन होना चाहिए, लेकिन उसका क्या पाया जाता है, 3d10 4s1। तो वही स्थिति उसमें हो जाएगी। यहां पर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 29। Cr के स्थान पर क्या हो जाएगा, Cu, और यहां पर क्या हो जाएगा, 3d9 4s2। अब यहां इसके सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक ऑर्बिटल में उपस्थित है। इसका मतलब पूर्णपूरित है, केवल एकमात्र 4s कक्षक ही पूर्णपूरित है, और पूर्णपूरित होने के कारण इसी कक्षक का स्थायित्व है, 3d कक्षक का स्थायित्व नहीं है। लेकिन ये भी क्या करता है, अपने अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपनी सारणी में किस विन्यास को प्राप्त कर लेता है, 3d10 4s1। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको नजर आ रहा होगा 3d10 का मतलब क्या हो गया, पूर्णपूरित, 4s1 का मतलब क्या हो गया, अर्धपूरित। तो पूर्णपूरित भी मिल गया और अर्धपूरित भी मिल गया और पूर्णपूरित भी मिल गया। तो इसका मतलब अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त हो गया। इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी हम पिछले प्रश्न के आधार पर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपन हेडिंग डालेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक में से भी एक प्रश्न आया हुआ है जो मैं आपको एक बार विन्यास पढ़ाने के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक में से अक्सर कर एक प्रश्न उठकर आता है। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी होती है, 3D में अपन किन किन तत्वों की बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से याद होते हैं।
स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अक्रिय गैस विन्यास आर्गन 18 3d1 4s2। टाइटेनियम का आर्गन 18 3d2 4s2। वेनेडियम का आर्गन 18 3d3 4s2। क्रोमियम का आर्गन 18 3d5 4s1। अतिरिक्त स्थायित्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी सारणी के अंतर्गत, इसलिए इस पर स्टार लगा देते हैं। मैंगनीज की बात करेंगे तो आर्गन 18 3d6 4s2 3d5 4s2। Fe की बात करेंगे तो आर्गन 18 3d6 4s2। कोबाल्ट की बात करेंगे आर्गन 18 3d7 4s2। निकिल की बात करेंगे आर्गन 18 3d8 4s2। कॉपर की बात करेंगे तो आर्गन 18 3d10 4s1। इस पर भी स्टार लगा देंगे। और जिंक की बात करेंगे तो अक्रिय गैस विन्यास आर्गन 18 3d10 4s2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस श्रेणी में मैंने दो एलिमेंट्सों पर स्टार लगाया है। तो दो एलिमेंट्सों को स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्सों से अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक होता है। जो क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है वो मैं आपको शो करता हूं कि प्रश्न किस प्रकार आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये प्रश्न पत्र दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। उच्च माध्यमिक 2018 का प्रश्न है और इसमें प्रश्न संख्या डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 4 आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। क्रोमियम Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से इन दो एलिमेंट्सों पर एक तो क्रोमियम पर और एक कॉपर पर विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपको सारणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डियर स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर कर आता हो, बार बार क्लिक बोर्ड एग्जाम में क्लिक होता है। प्रश्न ये है कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या प्रदर्शित करते हैं, क्यों? प्रश्न समझ में आ गया होगा। बार बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में क्लिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या प्रदर्शित करते हैं, क्यों? इसको समझने के लिए, इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले ऑक्सीकरण आपको डियर स्टूडेंट अच्छे से पता होता है कि कोई भी तत्व अपने एक्सटर्नल ऑर्बिटल से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो उसका ऑक्सीकरण माना जाता है। और जितना उस पर विद्युतीय आवेश आता है वो उसकी संख्या मानी जाती है। वो उसकी क्या मानी जाती है? संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स, संक्रमण तत्व के अंतर्गत अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात कर लेते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात करते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी होती है डियर स्टूडेंट? 3D। कौन सी होती है? 3D। डियर स्टूडेंट्स, संक्रमण श्रेणी 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की मैंने एक चार्ट टेबल तैयार किया है, क्योंकि अगर इसको अपन चलते वीडियो में बनाता थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैं आपको इसी में इस प्रश्न का आंसर समझा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। डियर स्टूडेंट्स, ये है और ये जो कॉलम है 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो स्कैंडियम में 4s कक्षक में कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है। 2, टाइटेनियम में भी 2 होती है, वेनेडियम में भी 2 होती है, लेकिन क्रोमियम अपने अतिरिक्त स्थायित्व को, वही बार बार प्रश्न घूम रहा है
क्रोमियम अपने अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कितना रहता है 4s कक्षक में? 1 इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन 1 रहता है। मैंगनीज में कितने होते हैं? 2। Fe में भी कितने होते हैं? 2। कोबाल्ट में कितने होते हैं? 2। निकिल में कितने होते हैं? 2। और वापिस से फिर कॉपर की बात करें तो कितना हो गया? 1। और जिंक में कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 2। अब डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो हो गया आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये हो गया आंतरिक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, डी कक्षक में स्कैंडियम में कितना होता है? 3d1। टाइटेनियम में कितना होता है? 3d2। वेनेडियम में कितना होता है? 3d3। और क्रोमियम में कितना हो गया? 3d5, क्योंकि अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। मैंगनीज में कितना हो गया? 3d5, 4s2 हो गया। 3d5 4s2 हो गया। वापिस से अब डियर स्टूडेंट देखो, डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं, तो 5 ऑर्बिटलों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद जब 3d6 में जाएगा, यानी कि 3d6 किसका होता है? 3d6 डियर स्टूडेंट्स किसका होता है? Fe का। तो Fe का जब अपन 3d6 भरेंगे तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर 5 आपको छोटे छोटे ऑर्बिटल बना के दिखा रहा हूं कि जब 3d6 में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो एक कक्षक की क्या हो जाएगी? कपलिंग। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे डियर स्टूडेंट्स? 4। इस तरह लगातार जब यहां पर 4 बचे तो नेक्स्ट वाले में कितने बचेंगे? 3। 3d7 में कितने बचेंगे? 3। 3d8 में कितने बचेंगे? 3d8 में कितने बचेंगे? 2। और डियर स्टूडेंट्स, कॉपर भी अपने अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इसमें कितना बचेगा? 3d10 हो जाएगा। इसमें 3d10 हो जाएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 0। और जिंक में तो स्वाभाविक रूप से 0 होता है, क्योंकि 3d10 4s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके आधार पर डियर स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को भी आसानी के साथ ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा पर रिमूव कर देते हैं। इसलिए देखो डियर स्टूडेंट्स, स्कैंडियम आउटर मोस्ट में 2, डी ऑर्बिटल में 1, कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा? +3। इसी प्रकार आउटर मोस्ट में 2, 3d में कितने? 2, तो कितने हो गए? 2 और 2 4। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी प्रदर्शित करेगा? 2 +3 +4 +2 +3 +4। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, इसमें देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, आउटर मोस्ट में 2, तो टोटल ऑक्सीकरण अवस्था कितनी प्रदर्शित की जाएगी? +2 +3 +4 +5। इसी प्रकार मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का सबसे बड़ा, इस पर भी स्टार लगा दिया जाता है, क्योंकि 3D संक्रमण श्रेणी में, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में क्लिक होता है कि 3D संक्रमण श्रेणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पाई जाती है? मैंगनीज की। कितनी होती है बेटा? +7 होती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? मैंगनीज की। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है, उसी प्रकार ऑक्सीकरण अवस्था भी घटती जा रही है। +6 +5 +4 प्लस, आपको पता है कॉपर +1 में भी होता है, +2 में भी होता है, क्योंकि +2 ऑक्सीकरण आयनिक अवस्था में जब कॉपर पाया जाता है तो उस स्थिति में यह संक्रमण तत्व है। मैंने आपको एक प्रश्न समझाया था। और जिंक की कितनी होती है? +2। अब ये डियर स्टूडेंट्स, एक प्रश्न तो ये हो गया इस सारणी में कि मैंगनीज जो है इसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +7 डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें ये क्वेश्चन बार बार आता है कि 3D संक्रमण श्रेणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? मैंगनीज की। एक प्रश्न ये होता है कि 3D संक्रमण श्रेणी में किन 2 तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती? एक तो होती है स्कैंडियम की, हमेशा कितनी होती है? +3। और जिंक की हमेशा कितनी होती है? +2। तो 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, जिंक और स्कैंडियम, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील नहीं होती। और सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? मैंगनीज की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो रही है, नहीं हो रही? +3 +2 +4 +5 +6 +7, यानी कि +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है। तो परिवर्तनशील है, अलग अलग नंबर है। तो इस प्रकार संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से टेबल समझ में आ गई होगी। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो सभी को मुझे आशा है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको मेरे द्वारा आज के वीडियो में सभी जो टॉपिक हैं पढ़ाए गए अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
वीडियो में आगे टॉपिकों की अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। खान केमिस्ट्री लाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।